हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम फ्लक्स पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस एरिया में से पास होती हैं तो हम उसे क्या बोल देते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहां से किसी सरफेस में से पास होती हैं तो उसे बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी पर्टिकुलर एरिया में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास हो रही हैं उसे बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आई? जब एक पर्टिकुलर एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास होती हैं उसको बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। इसी के बाद मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। देखिए, एक तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ये स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहला डिपेंड करेगा बी पे। सेकंड हम बात करें किस पे डिपेंड करेगा कि कितने एरिया पे आ रही है। मान लीजिए मैंने फील्ड लाइंस यहाँ से भेजा, यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है बहुत सारी, ठीक है। अब बताइए फील्ड लाइंस ज्यादा इससे टकराएंगी या इससे ज्यादा टकराएंगी? इससे तो केवल इतना सही एरिया है तो कम फील्ड लाइंस टकराएंगी, आजू बाजू से ज्यादा निकल जाएंगी, लेकिन इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस आके टकराएंगी। जैसे स्टूडेंट्स, तो इस एक किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, कि कितना बड़े एरिया उसके सामने रखा हुआ है। और तीसरी बात बेटा जो हम कहते हैं कि बी और ए हमें पता चल गया, और तीसरी बात जो हमें पता चलेगा वो पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। अच्छा, आपको ये बात मैं ऑलरेडी थर्ड चैप्टर या सेकंड चैप्टर में बता चुका हूं कि एरिया जो होता है एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना कि स्केलर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मान लीजिए सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री एंगल पे। तो बात समझ में आई? तो एक तो बी पे डिपेंड करेगा, ए के पे, और तीसरा मैंने अभी आपको बताया किस पे, एंगल पे। एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लीजिए मैंने इसे ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं तो बहुत कम लाइंस होंगी ना जो इसके अंदर से पास होंगी, इससे टकराएंगी इस पोर्शन से। स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बहुत कम होंगी क्योंकि आजू बाजू से ज्यादा निकल जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो हो सकता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए 4 मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं, तो हो सकता है सारी की सारी इससे जाके टकराएं। तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है जो कि थीटा। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया जाता है दैट वैल्यू विल बी गिवन एज ए बी डॉट ए, ठीक है। और जब इसको लिखते हैं दैट विल बी इन द वेक्टर फॉर्म डॉट प्रोडक्ट बी ए कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी भी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है। ए क्या है, एरिया, बी तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ए आपका हो गया एरिया। अब दो कंडीशन बन गई, क्या क्या, कि जब थीटा क्या है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो फाई क्या हो जाएगा, बी ए, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। और इसी तरह से भी थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो ये फाई क्या हो जाएगा, 0। तो बात समझ में आ गई आपको? तो फ्लक्स जो होता है किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्लक्स एक तो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दूसरा उसका सरफेस एरिया कितना है, अभी मैंने बताया, और फ्लक्स क्या कितना किससे रहे कि किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। स्टूडेंट्स, सभी को ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब तो फ्लक्स आपको पता चला ये किस बातों पे डिपेंड करता है, ये चीज आपको पता चली। और साथ ही मैंने आपको बताया क्या, कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी यूनिट्स की बात आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जब हम यूनिट करते हैं एमकेएस में तो वो आती है वेबर। यूनिट जो निकल के आती है वो आती है कितनी, वेबर, ठीक है। और बेटा यहाँ पे एक मैं रिलेशन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 1 वेबर, ठीक है। और ये जो 1 वेबर होता है ना दैट्स विल बी, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है आपको पता है, टेस्ला। तो आपको पता है फाई की यूनिट जो मैं दूंगा, तो यहाँ पे मैं वेबर लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगी, टेस्ला मल्टीप्लाई एमकेएस कह रहा हूं तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ऐसे स्टूडेंट्स यही लिखूंगा मैं, इसकी यूनिट ऐसे ही तो आई वेबर।
और यहाँ पे हम यदि इसको भी और भी फॉर्म, छोटी फॉर्म में, तो आपको पता होगा कि जो आपका 1 टेस्ला होता है दैट्स विल बी इक्वल टू द 10⁴ गॉस। ठीक है, तो हम इसको एक कन्वर्ट करके भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल बस इतना याद रखिए। ठीक है, इसका हम कन्वर्जेंसेशन भी कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 टेस्ला का मीन होता है 10⁴ आपका गॉस। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 10⁴ गॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया। अब यदि मैं इसको एमकेएस में चेंज करना चाह रहा हूँ, वो सॉरी सीजीएस में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया 10, और मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूँ 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस क्या होता है, गॉस होता है किसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट किसमें, दैट विल बी इन द, हम कह सकते हैं उसमें आपके सीजीएस में। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं तो 10⁸, और बेटा इस कंप्लीट यूनिट को हम बोलते हैं मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, तो यहां से हमें 1 वेबर की एक वैल्यू आ गई। ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, 1 वेबर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल हम बोल सकते हैं कि दैट्स द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सीजीएस। ओके, तो बात ये सभी को समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम फ्लक्स में चेंज करते हैं, जब हम फ्लक्स में द फिनोमिना ऑफ द जनरेशन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए समझिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यदि ऐसा फिनोमिना जिसके कारण क्या हो जाए, करंट का जनरेशन हो जाए, यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा सुनिए कि ऐसा फिनोमिना जब या तो करंट बन जाए या फिर ईएमएफ बन जाए, यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, बेटा यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं और यदि करंट बन जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि ईएमएफ बन जाता है, तो उस फिनोमिना को नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए कैसे, देखो फैराडे नेम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि हाँ यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो कॉइल है उसमें क्या पास वाली कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉइल ली, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया और अब इन्होंने क्या किया, इस कॉइल के पास में एक मैग्नेट को रखा। तो जैसे ही इन्होंने इस मैग्नेट को रखा तो इन्होंने देखा कुछ भी चेंज, मैग्नेट को रखा और फिर इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा नल पॉइंट पर। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, लेकिन जैसे ही इन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो इनको पता चला कि जब वो इसमें से क्या निकल रही है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि जब इसको दूर और पास लेके आ रहे हैं, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होने, कई बार ज्यादा जा रही है, कई बार कम जा रही है। तो इन्होंने देखा जब वो इसको मूव कर रहे हैं तो उस मूवमेंट में यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ या करंट। और इसी को कौन बोलते हैं, इसी थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा समझिए कि जब भी हम बोल सकते हैं कि जब भी फ्लक्स में चेंज होता है, जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है, करंट और ईएमएफ। तो इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन सभी को क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फैराडेस का एक्सपेरिमेंट हमने समझा, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और, तो इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में किया, यदि यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी लगा दी, कॉइल रख दी, और अब इस कॉइल में वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ट्रैपिंग स्विच लगाया जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो इन्होंने जब इसको स्टार्टिंग में रखा तो इन्होंने देखा कि इसमें इसमें जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। यदि हम सेकंड कॉइल को इसके पास में रखते हैं तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया है। तो इन्होंने देखा कि अब यदि इसको इन्होंने ऑन ऑफ किया, इसको इन्होंने ऑन ऑफ किया, तो इन्होंने देखा कि अब आपने ऑन ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे
और फिर दोबारा कम होंगे, जैसे स्विच ऑफ होगा फिर दोबारा बढ़ेंगे फिर कम होंगे। तो यहाँ इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण इसमें भी क्या होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा, और ईएमएफ जैसे ही बनेगा ना स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या, जब यदि हम इसका सर्किट पूरा कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा इन्होंने कहा फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में। अब तब फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने कुछ एनालिसिस किया। तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से बताया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से, कि इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास में क्या कराया, मूव कराया, इस तरह से मूव कराया। तो तब इन्होंने इसको डायरेक्शन में मूव कराया, तो इन्होंने देखा कि जब यदि हम इसको फिक्स रख रहे हैं, इसको हिला नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन पे कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। और जैसे ही हम इसको पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इससे इन्होंने एनालिसिस किया कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं तो हो सकता है जब आप इसको पास लेके जाओगे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स इसमें से पास हो, और जब दूर लेके जा रहे हैं तो कम नंबर ऑफ लाइन्स इस कॉइल में से पास हो। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, चेंज हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा यदि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो सकती है, करंट, या फिर हम कह सकते हैं ईएमएफ। वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और यदि आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया तो बेटा वहां पे करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्किट नहीं लगाया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, और ईएमएफ यदि मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो सकता है, करंट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो बात समझ में आई आप सभी को। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पहली अपनी जो बात कही फैराडेज ने, वो ये कही कि यदि इन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया, और उस फर्स्ट लॉ में इन्होंने कहा कि यदि आप किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि आप किसी कॉइल के पास में मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करते हो, मतलब उससे रिलेट करते हो, उस कॉइल के साथ में पास में ला रहे हो, दूर ले जा रहे हो, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस ईएमएफ के कारण वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। पहला लॉ सभी को समझ में आया। पहला लॉ इन्होंने कहा यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस कर रहे हो किसी कॉइल के रेस्पेक्ट में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसी के साथ इन्होंने सेकंड लॉ भी दे दिया। सेकंड लॉ में इन्होंने कहा कि फर्स्ट तो इन्होंने ये बात कही कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, अब उस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा इसकी वैल्यू इन्होंने सेकंड लॉ में बता दी। इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स में चेंज होने की रेट है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका जो ईएमएफ बनेगा वो उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। पहला लॉ तो इन्होंने क्या कहा, ईएमएफ बनेगा। क्यों बनेगा, जब आप फ्लक्स में चेंज कर रहे हो तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। अब दूसरे वाली बात में इन्होंने ये भी कह दी कि ईएमएफ कितना होगा। तो ईएमएफ कितना होगा, तो इन्होंने बताया कि ईएमएफ जो होता है वो इज दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द रेट इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं हम, ठीक है, ईएमएफ को इस तरह के ई से हम डिनोट कर देते हैं, तो चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल के बाद में वैल्यू आई थी के, ठीक है, और के की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं 1। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस बात को समझिए कि माइनस कैसा है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट को क्या माना जाता है, 1, ठीक है। तो ई जो होता है आपका ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये जो माइनस यहाँ पे आपको इंडिकेट हो रहा है ना, दैट विल बी शो द, कि आपको ये बात बताती है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स, कि जहां फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना, ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ईएमएफ क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करता है, क्या बताता है कि फ्लक्स में जहां चेंज हो रहा है, फ्लक्स में जहां चेंज हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन है किसका, ईएमएफ का। बात समझ में आई। तो नेगेटिव, और ये अभी हम सीखेंगे, अभी आपका लेंस का लॉ आएगा सेकंड, इसके बाद हम उसी की बात करेंगे सेकंड वीडियो में। तो आपको ये बात समझ में आई। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव किसको शो कर रहा है, ये नेगेटिव आपको ईएमएफ की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये हम सीखेंगे अभी आगे वाली वीडियो में। अभी आप बस इतना याद रखो, यहाँ पे माइनस आ जाता है, और माइनस मैंने आपको ये बात बता भी दी है कि जो माइनस आ रहा है वो क्या शो कर रहा है, कि फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है किसकी, ईएमएफ की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको ये बात क्लियर करी। जब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड में इस तरह से दे सकता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फ्लक्स में कितना चेंज हुआ और टाइम में कितना चेंज हुआ,
तो मान लिया फ्लक्स में चेंज हुआ phi 2 माइनस phi 1, पहले phi 1 था phi 2 हो गया और टाइम t2 माइनस t1। तो बेटा ये भी मैं एक रिलेशनशिप इसमें दे सकता हूँ, बात समझ में आई। इसी के साथ मैं एक रिलेशनशिप और दे सकता हूँ, यदि मान लीजिए, अच्छा ये तो मैंने निकाल लिया EMF कितना होगा, क्या निकाला है EMF कितना होगा। इसी के साथ बेटा मैं निकाल सकता हूँ कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, क्या निकाल सकता हूँ, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। तो आपको सभी को फार्मूला पता है, I इक्वल टू कितना होता है V/R। और यदि किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है एक सिंगल बैटरी से, तो हम वहां पे बोल सकते हैं ये इक्वल होता है E इक्वल टू R के, यदि करंट फ्लो। अब देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं I, यहाँ पे एक ही यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं डेल्टा। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझिए कि यहाँ पे यदि हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स n, तो यहां से E का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, E का फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, ठीक है, ये n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। तो यहां से अब ये E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल्स टू n डेल्टा फाई अपॉन R डेल्टा t। तो बेटा यहां से आप इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हो कि करंट कितना प्रोड्यूस हो गया यदि आप किसी मैग्नेट को उसके पास में लेके आए कॉइल के, तो कितना करंट मिल गया। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके इस वाले पॉइंट पे। तो I इज इक्वल्स टू, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, n phi 2 माइनस phi 1 R T2 माइनस T1। स्टूडेंट मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये न्यू वीडियो है, ठीक है, न्यू चैप्टर है आपका, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें और यहाँ से चैप्टर को समझने की कोशिश करें। चैप्टर समझ में आएगा श्योर है, लेकिन आप चैप्टर को समझने की कोशिश करें, नया कंसेप्ट है बिल्कुल, अब तक के सबसे डिफरेंट है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें। और मैं आपसे कहूंगा 4th और 5th का आप रिविजन करें, ठीक है स्टूडेंट्स, 4th और 5th चैप्टर का आप सभी रिविजन करें और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो 1.5 आवर आपको डेली स्टडी करनी है, ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।